नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। रामगोपाल मिश्रा की कातिल सरफराज का आज हाफ एनकाउंटर हुआ है। जी हां, हाफ एनकाउंटर। लेकिन उस हाफ एनकाउंटर पर ही इतनी हाय तौबा। सरफराज के पैर में गोली लगी है। सरफराज के साथ उसके भाई मोहम्मद तालिम का भी एनकाउंटर हुआ। अब्दुल हमीद के दोनों बेटे हैं, इस वक्त अस्पताल में। रामगोपाल मिश्रा को मारने के बाद आज सरफराज और उसके भाई तालिम ने पुलिस पर भी गोली चला दी। और यकीन मानिए, सरफराज और तालिम दोनों बहुत खुशनसीब हैं कि इन्होंने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी फायर इनके पैरों पर हुआ, वरना आप खुद समझ सकते हैं ऐसे केस में कुछ भी हो सकता है। जब सरफराज का एनकाउंटर हुआ तो वो पुलिस के सामने कैसे माफी मांग रहा था। गलती हो गई सर, आइंदा नहीं करेंगे। कैसे रो रो कर ये अपना गुनाह खुद कबूल कर रहे थे। एनकाउंटर की ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखें आप। 16 सेकंड का दिल दहला देने वाला वीडियो। 9वें सेकंड से 12वें सेकंड के बीच 3 गोलियां चलने की आवाज। 13वें सेकंड में वो देख मर गया अब्बा या की आवाज। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा को निशाना लगाकर मारा गया। खून के प्यासे कट्टरपंथियों ने छिपकर निशाना लगाया। किसी शार्प शूटर की तरह अटैक किया। एक हिंदू के लाइव मर्डर का सबसे सनसनीखेज वीडियो पहली बार सामने आया है। एक एक फ्रेम चौंकाने वाला है। शुरुआत में रामगोपाल मिश्रा पर 3 गोलियां दागी गईं। 2 गोली मिस कर गई, तीसरे उनके शरीर को छलनी कर गई। पहले आप 16 सेकंड का यह पूरा वीडियो देखिए, फिर वीडियो के आगे की बात करेंगे। तीन गोलियों की आवाज के बीच सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम उस वक्त का है जब कट्टरपंथी ने दूसरी गोली चलाई। इस फ्रेम को गौर से देखने पर पता चलता है कि पहली और दूसरी गोली चलने के बाद, गोलियों की आवाज सुनने के बाद रामगोपाल मिश्रा ने नीचे की ओर देखा था। गोली चलाने वाले को अपनी आंखों से देखा था, जैसा कि आप इस फ्रेम में भी देख सकते हैं। रामगोपाल मिश्रा ने अपना सर नीचे की ओर किया था। उसी वक्त हमलावर ने तीसरी गोली चलाकर उसकी जान ले ली। रामगोपाल मिश्रा के मर्डर का पूरा प्लान अब्दुल हमीद के इसी घर में बना। वो खुद छत पर मौजूद था। काली टी शर्ट में दिख रहा उसका बेटा रिंकू उर्फ सरफराज है, जो उस दिन घर की छत पर खड़े होकर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और अब्दुल हमीद के बगल में सफेद शर्ट और काली पैंट में दिख रहे आरोपी का नाम शुबलू उर्फ मोहम्मद तालीम है। ये भी रामगोपाल मिश्रा के मर्डर का आरोपी है। जिस दिन रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई, उस दिन की ये तस्वीर देखिए। ब्लैक पैंट और सफेद शर्ट में दिख रहे अब्दुल हमीद के बेटे शुबलू उर्फ मोहम्मद तालीम के हाथ में बंदूक साफ साफ देखी जा सकती है। अब उसी दिन का एक और वीडियो देखिए, जब खून से लथपथ रामगोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को छत से नीचे लाया जा रहा था। उस वक्त भी अब्दुल हमीद के दोनों बेटे अपने घर के नीचे छिपकर रामगोपाल मिश्रा की लाश पर और उसे लाने पर पत्थरबाजी कर रहे थे, गोलियां दाग रहे थे। काली टी शर्ट में दिख रहा रिंकू उर्फ सरफराज रामगोपाल मिश्रा की डेड बॉडी पर पत्थर चला रहा था और सफेद शर्ट में दिख रहा शुबलू उर्फ मोहम्मद तालिम बंदूक तान रहा था। रामगोपाल मिश्रा का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने वालों का हिसाब होना शुरू हो गया है। योगी की पुलिस ने हमले के 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है। जिन 2 का एनकाउंटर हुआ, उनमें एक आरोपी का नाम है मोहम्मद तालीम, जो 28 साल का है, और दूसरे आरोपी का नाम है सरफराज, जो 29 साल का है। दोनों अब्दुल हमीद के बेटे हैं। एनकाउंटर में मोहम्मद तालीम के दाहिने पैर में और सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी है। बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं। बना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब कहाँ है मेरे?
यहाँ पे रहो, असला एक बार सुरक्षित करो, लेके आओ, चलो चलो, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम लोग भागो, कोई बात नहीं, नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग जाते तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? ये गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। दोनों का एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब ये नेपाल भागने की फिराक में थे, मगर योगी की पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। सरफराज और मोहम्मद तालिम का जिस स्पॉट पर एनकाउंटर हुआ, जहां से छिपकर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, वहां क्या क्या हुआ, पुलिस ने कैसे दोनों को एनकाउंटर के बाद घर दबोचा, सीधे उस स्पॉट से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तो यही वो स्थान है जहां पे एनकाउंटर हुआ है। सामने अगर आप देखेंगे तो नहर है बहुत बड़ी, जो कि नेपाल से ही होकर आती है और जो लोग नेपाल चोरी तरीके से, अवैध तरीके से आते जाते हैं तो वो लोग भी इस रास्ते का उपयोग करते हैं। खेतों के रास्ते अगर आप नेपाल जाना चाहें, भागना चाहें तो आप नेपाल भाग सकते हैं, यानी कि यहाँ से 1-2 किलोमीटर के बाद अगर आप खेतों के रास्ते भागेंगे तो नेपाल भाग जाएंगे। और शायद यही दोनों आरोपियों की कोशिश थी कि पुलिस के ऊपर हमला करके यहाँ से वो खेतों के रास्ते या फिर अगर बात करें तो जो सामने नहर है उसके रास्ते वो नेपाल भाग जाए, जिससे कि उनको एक सेफ रास्ता मिल जाए। पूरे इलाके में यहाँ पे तफ्तीश की गई और तफ्तीश करने के बाद नीचे पूरी शिनाख्त की गई और नीचे शिनाख्त करने के बाद ही जब हथियार बरामद हुआ तब अब्दुल हमीद के जो दोनों लड़के थे, सरफराज जो तालिबो, इन लोगों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। तो देखिए आपको मैं लेकर नीचे चलता हूँ कि किस तरीके से पूरा झाड़ियों से भरा इलाका है, यानी कि अब्दुल हमीद कहीं ना कहीं जो ये अवैध कारोबार का ये रास्ता है, ये जो वैध कारोबार, ये वैध कारोबार नहीं, ये अवैध कारोबार का रास्ता जिसपे हम लोग चल रहे हैं। और अवैध कारोबार उस अब्दुल हमीद कहीं ना कहीं करता था, तभी उसे सारे रास्ते ये पता थे और तभी उसने यहाँ पे लाके हथियार छिपाया। और पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, उनके लड़कों को गिरफ्तार किया, तब जाकर के पता चला कि यहाँ किस तरीके से उसने हथियार को छिपा रखा। फिर उसने उसी हथियार का इस्तेमाल यहाँ पे किया, किसको मारने के लिए, पुलिस को मारने के लिए। लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा में तत्काल फायरिंग की, जिसके बाद दोनों आरोपी घायल हो गए। ये तस्वीरें देखिए, हम उस स्थान पे जा रहे हैं जहां पे उन लोगों ने हथियार को छिपाया और पुलिस के साथ उनकी वहां पे कहीं ना कहीं हाथापाई हुई है। कहिए पुलिस ने आत्मरक्षा में जहां गोलियां चलाया वहीं पर देखिए ये किस तरीके से पूरा इलाका है, घना जंगल का इलाका है, बगल में नेपाल बॉर्डर है, खेतों से अगर आप पार करके जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसी स्थान से बरामद हुआ है हथियार और हथियार बरामद होने के बाद फिर पुलिस से इसी स्थान पर अगर बात करें तो यहाँ पे झड़प हुई और झड़प होने के बाद फिर यहीं पर एनकाउंटर हुआ और यहीं से एनकाउंटर करने के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को उठा करके ले गई। लेकिन अब एक नया रुदाली गैंग एक्टिवेट हुआ है जो राम गोपाल मिश्रा के हत्यारों को कवर फायर दे रहा है। और इसके लिए स्क्रिप्ट क्या लिखी गई है? स्क्रिप्ट लिखी गई है कि बहराइच मामले में मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मुस्लिम मोहल्लों के शार्प शूटर्स को डिफेंड करने वाला इकोसिस्टम अब राम गोपाल मिश्रा की इन तस्वीरों को यह कहकर फैला रहा है कि अगर किसी की छत पर चढ़कर भगवा लहराओगे तो गोली ही खाओगे। ये तो इंतहा हो गई, ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है। जबकि कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी हमारे देश को कहा जाता है,
बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़, नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बकोगे, धर्म को भी गालियां बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बकोगे, एक समुदाय मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे, और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, घर बुलडोज किए जा रहे हैं, इसे इजरायली मैकेनिज्म कहेंगे। ये वही इकोसिस्टम है जो राम गोपाल मिश्रा का सिर्फ ये वाला वीडियो दिखाकर उनके हत्यारों को बचा रहा है। मगर ये गैंग बहुत कुछ छिपा रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि राम गोपाल मिश्रा के भगवा झंडा लहराने से पहले बहराइच में क्या हुआ, कैसे हिंदुओं पर पथराव हुआ, कैसे अब्दुल हमीद ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपने घर की छत पर खड़े होकर हिंदुओं को टारगेट करने का प्लान बनाया, और फिर कैसे राम गोपाल मिश्रा का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ, बाकायदा वीडियो बनाया गया। बहराइच के शार्प शूटर्स को कवर फायर देने वाला यह गैंग ये सब नहीं बता रहा है। वो सिर्फ वीडियो काट छांट के चिपका रहा है, फैला रहा है। और एजेंडा क्या चला रहा है? एजेंडा ये चला रहा है कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ हिंदू पक्ष ने ही किया। मुसलमानों के घरों पर सिर्फ यही नारे नहीं लगाए, बल्कि मुसलमानों के घरों पर लगे हुए हरे झंडों को उतारकर भगवा झंडा लगाने लगे। इस सिलसिले में एक शरपसंद ने तो हद कर दी। वो शख्स अब्दुल हमीद के घर पर चढ़ गया और छत पर लगे हुए, उस मुसलमान के घर पर लगे हुए, छत पर लगे हुए हरे झंडे को उतार कर वहां भगवा झंडा लगा दिया, रेलिंग भी गिरा दी। एतराज करने पर इस भगवा आतंकवादी ने घर में घुसकर तोड़फोड़ किया, हत्ता के फिर मामला यह हो गया कि दोनों फरीकैन के दरमियान पत्थरराव और मारपीट होने लगी, गोली चल गई, जिससे राम गोपाल मिश्रा नामी ये भगवा आतंकी शदीद जख्मी हो गया और उसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ दंगाइयों के, आतंकवादियों के हौसले बुलंद है, वहीं दूसरी तरफ अमन और कानून की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से अकलियतों में, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में खौफ का माहौल है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों से ज्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं की जा सकती। योगी आदित्यनाथ की पुलिस है और योगी आदित्यनाथ कितनी मोहब्बत करते हैं अल्पसंख्यक से, माइनॉरिटी से, खासतौर से मुसलमानों से, वो सबको मालूम है। और यूपी में किस तरीके से भगवा आतंकियों को छूट दी जाती है और किस तरीके से उनको बिल्कुल आतंक का नंगा नाच खेलने का मौका दिया जाता है, इससे पहले दिए गए हैं, इसीलिए अभी भी उनके हौसले बुलंद है। राम गोपाल मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले शार्प शूटर्स को कवर फायर देने वालों की जुबान पर ताला लग गया। मगर फिर जैसे ही यूपी पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर किया, राम गोपाल मिश्रा पर पत्थर और गोली चलाने वालों से हिसाब बराबर किया। अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाला रुदाली गैंग एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने लगा। योगी की ठोक देंगे नीति वाला टेक्स्ट लिखकर एक नया एजेंडा चलाने लगा। सबसे ज्यादा मिर्ची अखिलेश यादव की पार्टी को लगी। सपा ने कट्टरपंथी विचारधारा वाले हमलावरों के लिए बैटिंग करनी शुरू कर दी, हिंदू विरोधी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। और फिर जैसे ही अखिलेश यादव कैमरे पर आए, उन्होंने अपने वोट बैंक को खुश करने वाली पटकथा कैमरे पर पढ़नी शुरू कर दी। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया।
या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों का एनकाउंटर गुरुवार दोपहर 2:30 बजे हुआ और इसके ठीक 2.5 घंटे के बाद अखिलेश हत्या के आरोपियों को ही कवर फायर देने लगे। अपने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में एक नई बैलेंस शीट लेकर योगी पर टूट पड़े और ऐसा नैरेटिव सिर्फ अखिलेश ने नहीं बनाया। एक दूसरा नैरेटिव अफजाल अंसारी भी लेकर आए। बहराइच के शार्प शूटर्स को डिफेंड करने के लिए, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए कोडवर्ड वाला टेप ऑन करके बैठे। माहौल कुछ बदले तब करेंगे। माहौल बनाने का प्रयास हुआ, बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, ये नारा से बहराइच, ये कोड वर्ड है, ये नारा नहीं, कोड वर्ड है। बहराइच में जो हुआ उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। विडंबना देखिए, कट्टरपंथियों की जमात ने, अब्दुल हमीद ने, सरफराज ने, मोहम्मद तालिम ने पहले तो अपने घर की छत पर खड़े होकर हमले का पूरा प्लान बनाया। फिर जैसे ही हिंसक भीड़ ने डीजे की आवाज सुन हिंदुओं की यात्रा पर पथराव शुरू किया और इसके बाद जवाब में जैसे ही रामगोपाल मिश्रा ने अब्दुल हमीद की छत पर चढ़कर भगवा ध्वज लहराया, कट्टरपंथी शार्प शूटर्स ने अपना प्लान इंप्लीमेंट कर दिया। पहले छत पर खड़े रामगोपाल मिश्रा को गोलियों से छलनी किया। जब इससे मन नहीं भरा तो घर के भीतर सीढ़ियों के पास छिपकर डेड बॉडी पर भी पथराव किया। गोलियां चलाईं, लेकिन रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या पर वोट बैंक वाले रुदाली गैंग को सांप सूंघ गया। किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा। मगर जैसे ही यूपी पुलिस ने हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर किया, जैसे ही कट्टरपंथी जमात के शार्प शूटर्स को धर दबोचा, यूपी में मुस्लिम करके वोट बटोरने वाले इकोसिस्टम के आंसू निकलने लगे। रामगोपाल मिश्रा का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों को सबने कवर फायर देनी शुरू कर दी। उनका भी तो होना चाहिए, जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जलाकर के खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपनी फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर में इस प्रकार से रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस ऐसा सबूत है? क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो उस पर कोई भी वक्तव्य करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बहराइच में जिस प्रकार से कोहराम और बहराइच जल रहा है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं, प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पर अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वहां पर शांति स्थापित करें। जो रुदाली गैंग रामगोपाल मिश्रा के कातिलों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को एक तरफा कार्रवाई बता रहा है, दरअसल उसका इरादा ही उस वोट बैंक को सहेज कर रखना है, क्योंकि चुनावी सीजन में उसी से उनकी दुकान चलनी है। आज हमें
दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए रूट मांगा जाता है। जरूरी है बहराइच में राम गोपाल जी की हत्या क्यों हुई पूछना हो तो वहां जाके पूछे। जरूरी है कि अगर सीतामढ़ी में भी हमें दुर्गा विसर्जन में बाजपट्टी में अगर पत्थलों ऊपर से चलाया जाए, जरूरी इसलिए है कि बिहार शरीफ में रामनवमी में जुलूस पर पत्थर चलता है, वहां जाके पूछिए। हमने तो 77 साल में कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। इसलिए जरूरी है बांग्लादेश में जो हमारी बेटियों के साथ हमारे मंदिरों के साथ हुआ, लोग कहते हैं भारत में भी बांग्लादेश होगा। इसलिए जरूरी है पूछना हो तो बंगाल में जाके पूछें कि जरूरी क्यों है। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। मगर यूपी में योगी ने रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों को और उन्हें कवर फायर देने वाले इकोसिस्टम को क्लियर मैसेज दे दिया है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कानून से खेलोगे तो अंजाम तक पहुंचा दिए जाओगे। योगी मॉडल में ही ऐसी समस्याओं का हल है। अब यह बात देश के कोने कोने तक पहुंचने लगी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। आज नवाज शरीफ ने लाहौर में भारत के पत्रकारों को अपने घर बुलाया, चाय पिलाई, मीठी मीठी बातें की। पहले शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हाथ मिलाया था। अब नवाज शरीफ चाहते हैं कि भारत बातचीत की टेबल पर आ जाए। नवाज शरीफ चाहते हैं कि पुरानी बातें भूल जाएं, पुलवामा भूल जाइए, कारगिल भारत भूल जाए, 26/11 भूल जाए, बस दोस्ती कर ले, बातचीत करे। लेकिन भारत कैसे भूल जाए? भारत पाकिस्तान पर कैसे यकीन कर ले? मोदी सरकार ने 24 घंटे में पाकिस्तान को जो डोज दी है, जो कड़वी दवा पिलाई है, उससे पाकिस्तान बेचैन हो गया है। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत के विदेश मंत्री आ रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, बातचीत का इंजन स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया और अब पाकिस्तान छाती पीट रहा है। जयशंकर ने पाकिस्तान में सिर्फ 24 घंटे बिताए, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को 24 महीनों का मसाला मिल गया। जयशंकर एससीओ से वापस हिंदुस्तान लौट भी आए हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इंडिया इंडिया ही जप रहा है। जयशंकर के इंडिया लौटने के बाद भी पाकिस्तानी आफ्टर शॉक में जी रहे हैं। पाकिस्तान में तरह तरह के ख्याली पुलाव पक रहे हैं। पाकिस्तानी दिन में ही सपना देखने लगे हैं। उसमें ये तय हुआ है कि बर्फ पिघलने का आगाज अगर हम क्रिकेट से कर दें तो क्या खराबी है। अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा। जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने जाते हुए थैंक्स किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जयशंकर साहब, इनकी एक मुलाकात हुई। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे से सिर्फ और सिर्फ यही एक वीडियो चल रहा है। पाकिस्तान के हर मोबाइल फोन पर, हर सोशल मीडिया पर, हर न्यूज चैनल पर यही वीडियो वायरल है। इस वीडियो को दिखाकर पाकिस्तानी दावा करने लगे हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया। इस वीडियो को दिखाकर पाकिस्तानियों को समझाया जा रहा है कि अब पूरी दुनिया में घूम घूम कर भीख मांगने के दिन लद गए। इस वीडियो को दिखाकर बताया जा रहा है कि अब तो भारत से कारोबार शुरू होने वाला है, भारत से व्यापार शुरू होने वाला है। पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, भारत से बातचीत शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ की समिट के लिए पाकिस्तान गए।
वहां उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ऑफिशियल मुलाकात हुई। दोनों के बीच हैंडशेक हुआ। फिर जयशंकर ने एससीओ की मीटिंग में भाषण दिया, पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाया, पाकिस्तान और चीन का एजेंडा फेल किया और इसके बाद कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और फिर लंच हुआ। और इसी लंच टेबल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच कुछ बातचीत हुई और इस बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। यह कुछ सेकंड्स का ही वीडियो है और इसी के दम पर पाकिस्तान में तरह तरह की थ्योरीज चल पड़ी हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। अभी हम ये अंदाजे ही लगा रहे थे कि एक खबर और सामने आई है, वो ये कि दोनों के माबैन जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये तय हुआ है कि बर्फ़ पिघलने का आगाज़ अगर हम क्रिकेट से कर दें तो क्या ख़राबी है जी। तो ये अंदाज़ा है कि जो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है उसमें भारत की शिरकत के ऊपर सवालिया निशान उठते रहे हैं। आपको पता है कई दफ़ा भारत ने खुद भी कहा कि जी हमारी बड़ी लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो हम जाएंगे, दिस दैट और द अदर। तो ऐसे लग रहा है कि अब ये इस मुलाकात के नतीजे में हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी, विच इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आपको याद हो जावलक का दौर मुझे याद है जब क्रिकेट डिप्लोमेसी एक किस तरह चली थी और बाकायदा एक दूसरे के मुल्क में मैचों को देखने जाना, जावलक साहब खुद गए थे यहाँ से। देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया के मन में कैसे कैसे लड्डू फूट रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेटिंग ताल्लुकात भी सामान्य होने वाले हैं। हकीकत यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2013 से कोई भी आधिकारिक क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है। तब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत आई थी। आखिरी बार 2008 में भारतीय टीम क्रिकेट खेलने पाकिस्तान गई थी। फिर 2008 का मुंबई अटैक हुआ और दोनों देशों के बीच क्रिकेट बंद हो गई। हालांकि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। अभी पिछले साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान की टीम खेलने भारत आई थी। अब आईसीसी का एक और टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाला है और पाकिस्तान की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि भारत उसमें खेलने के लिए आए, जबकि भारत की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि भारतीय टीम खेलने जाएगी। बस इसीलिए इसहाक डार और जयशंकर की मुलाकात पर पाकिस्तानी मीडिया अंदाजे लगा रहा है कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने पर बात हुई है, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दोनों नेताओं के बीच इस तरह की कोई बात नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है। Whether any conversation regarding cricket happened or not, I would say nothing of that sort happened. देखा आपने पाकिस्तानी कैसे कैसे ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे से ये थ्योरीज चल रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द बातचीत होने वाली है। ये तक दावे किए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सेक्रेटरी लेवल की बातचीत होगी। पाकिस्तान में यह भी चल रहा है कि दोनों देशों के बीच फिर से ट्रेड सामान्य होने वाला है और यह तो कहा ही जा रहा है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट भी फिर से शुरू होने वाली है। शेक हैंड अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे बातें भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जब सेशन में बैठे तो वहां पे उनको फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ बैठे और बातें आपस में, अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा फॉरेन। लेकिन ये आने वाले दिन इन चीजों को डिफाइन करेंगे कि कहां जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको चाइना इजाजत देगा, नंबर 1, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हैं? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से निकलेगा। आपने चाइना के साथ CPEC 2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है, आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है। क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है उनसे। जाहिर तौर पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पाकिस्तान शुरुआत से ही चाहता है भारत के साथ उसके संबंध सामान्य हो, ताकि पाकिस्तान को भुखमरी से, गुर्बत से, महंगाई से कोई निजात मिल पाए। लेकिन भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है। एससीओ के साइडलाइन में जो एक बायलैटरल मीटिंग हुई मंगोलिया से हुआ, उसके अलावा कोई और मीटिंग नहीं हुई, कोई पुलसाइड मीटिंग भी नहीं हुई। जो औपचारिकताएं होती है इनफॉर्मल
बातचीत कर्टसीज जो होता है वो हुआ, वो खाने के दौरान, भोजन के दौरान। उसके अलावा वहाँ पर पाकिस्तानी साइड से किसी और तरीके का कोई बातचीत नहीं हुई। सवाल यह भी है कि फिर दोनों ही विदेश मंत्रियों की खाने के दौरान यह बातचीत कैसे हुई। इसके बारे में कुछ अंदर की खबरें मिली हैं। यह पता चला है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से लंच के दौरान इस मुलाकात की मांग की गई थी, जिसके बाद डॉक्टर जयशंकर की टीम ने हामी भरी और फिर दोनों ही विदेश मंत्रियों की कुर्सी एक दूसरे के पास अरेंज की गई। खुद पाकिस्तानी मीडिया इसे कंफर्म कर रहा है। जो डिस्कशन हुई है और जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार के बीच, ये सिटिंग अरेंजमेंट एक डेलिब्रेट मूव थी। पूरा प्लान किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि डॉक्टर जयशंकर के साथ इसहाक डार को बैठना चाहिए और उनको बिठाया जाए। और उसकी वजह आप जानते हैं, ताकि इसहाक डार डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठें और कुछ बातचीत करें। और गो के इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये तय था कि कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं होगी जिसमें कि बायलैटरल मीटिंग हो। लेकिन बायलैटरल मीटिंग ना हो तब भी मीटिंग हो जाए और बातचीत हो जाए, इसका इंतज़ाम पाकिस्तान की तरफ से कर लिया गया था। बहुत ही शॉर्ट क्लिप में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार एक खुशगवार मूड में, यानी कि मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग फेस के साथ और एक अच्छे मूड में, जिस तरह आप चिट चैट करते हैं उस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। ये बात सही है कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच ऐसी बातचीत कभी देखने को नहीं मिली। पिछले साल तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा आए थे। मौका इसी एससीओ की कॉन्फ्रेंस का था। जयशंकर ने होस्ट होने के नाते बिलावल का स्वागत किया था, लेकिन दोनों के बीच हाथ नहीं मिले, सिर्फ जयशंकर ने नमस्ते किया था। इस बार जब जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे तो पाकिस्तानी पीएम से तो वो मिले ही, हाथ भी मिलाया, लेकिन विदेश मंत्री इसहाक डार से यह मुलाकात ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और इसमें भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट जयशंकर की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने जाते हुए थैंक्स किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जयशंकर साहब, इनकी एक मुलाकात हुई खाने के ऊपर। जो जब कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो गई तो लंच था। लंच के ऊपर सुनने में आया है, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज़ाद सैयद, जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया और रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की। उन्होंने कहा जनाब कि आज जब खाना शुरू होने लगा तो उससे पहले पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसको एक रिक्वेस्ट आई कि जयशंकर साहब एक इंटरेक्शन चाहते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से। तो उसका बेस्ट तरीका फिर यही था कि उनको उनके साथ बिठा दिया गया। सो जयशंकर साहब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खाना इकट्ठा खाया, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनको सफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त आती है, उनको पता है मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इसके बाद जयशंकर जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटे तो उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है। अपने प्लेन में बैठते हुए जयशंकर ने यह ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान को धन्यवाद कहा, क्योंकि जयशंकर ने एक अच्छे मेहमान होने का सबूत दिया। लेकिन पाकिस्तान अच्छा मेजबान नहीं बन पाया और ये खुद उसका ही मीडिया कह रहा है। ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। इसकी वजह ये है कि देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें, बड़ा जबरदस्त वहां पे सब किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया, हमने आपको दिखाया कैसे वेलकम किया गया, एवरीथिंग वाज सो गुड। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल तो हैं कि भाई मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं लेने उनको गए, डार साहब जो हैं वो उनको लेने क्यों नहीं पहुंचे, उनको वेलकम डार ने क्यों नहीं किया, फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ऑब्वियसली जो सिलसिला चल रहा था, जो दोनों कंट्रीज के बीच हालात हैं, उसके अंदर वो नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता था और होना चाहिए था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई जो बड़ा मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन देखिए वो फिर भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ये उनकी डिग्निटी। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि इस बार एससीओ समिट में पाकिस्तान चीन को इंप्रेस करे, उसे चीन से और पैसा चाहिए, इसलिए चीन के डेलीगेशन के सामने ऐसा लगा कि शहबाज शरीफ लेट जाएंगे
खूब स्वागत हुआ, कार्यक्रम हुए, लेकिन पाकिस्तान के अखबारों में, उनकी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ जयशंकर छाए हुए हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान में सिर्फ 24 घंटे बिताए और इन 24 घंटों में ही उन्होंने बता दिया कि वो डिप्लोमेसी के बादशाह ऐसे ही नहीं हैं। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया उनकी तारीफ कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि 2019 में क्या हुआ, अब क्या हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, जो चीज समझने की है, जो चीज सोचने की है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो लीडरशिप है, उनका काम क्या होता है? लीडरशिप का काम होता है इनिशिएटिव लेना। उन्होंने इनिशिएटिव लिए, दैट्स गुड, इसको अप्रिशिएट करें जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आप और इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब जयशंकर ने 3 ईवल्स की बात की, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, बिल्कुल ठीक है। अब इंडिया को सेपरेटिज्म का मसला है, खालिस्तान की जब बात आती है, इंडिया को एक्सट्रीमिज्म का भी मसला है, इंडिया को टेररिज्म का मसला, ये पाकिस्तान को भी मसले हैं। पाकिस्तान को भी सेपरेटिज्म के हल्के फुल्के इशू हैं, इंडिया को भी हैं, एक्सट्रीम, सबके ये तो ऐसे इशू हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के मसले हैं, ठीक है। सारे मुल्क एक दूसरे को कह रहे हैं और सारे मुल्क एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाते हैं। आप देखें ना, यही तो बात है। असल में पाकिस्तानी मीडिया इस बात का शुक्र मना रहा है कि इस बार के SCO सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर सीधा अटैक नहीं किया, नहीं तो आमतौर पर जयशंकर बहुत आक्रामक रहते हैं। पिछली बार बिलावल भुट्टो को बुलाकर उन्हीं के मीडिया के सामने पाकिस्तान को धो दिया था, लेकिन इस बार जयशंकर ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। शायद इसी वजह से पाकिस्तान का मीडिया कुछ राहत की सांस भी ले रहा है। एक अच्छा मतलब हमें चीजें देखने को मिली। क्या चीजें देखने को मिली? क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, एक पहले तो ये था कि जी वो आएंगे नहीं, बट फाइनली वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से होकर चले गए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और थी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत सारी तलखियाँ होंगी, बहुत शायद इस तरीके से जैसे कि गोवा में हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड डॉक्टर जयशंकर साहब दोनों एक पीक पे गए हुए थे, उस तरह की चीज़ें, बट उस तरह का कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले मेरी कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से जो बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जो गेस्चर गया है, स्पेशली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो हैंड शेक किया, और यकीनन उसका जवाब बहुत गर्मजोशी के साथ डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी दिया है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। बहुत हाई होप्स नहीं है क्योंकि ये बायलैटरल एक टॉक नहीं थी, क्योंकि एक मल्टीलैटरल फोरम था जिसके ऊपर 10 मेंबर स्टेट्स के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। आप मेरे राइट और लेफ्ट पे जो कंट्रीज़ के वो पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से इन पूरे इसको डेकोरेट किया गया था। कन्वेंशन सेंटर जो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था,